नमस्ते। आज हमारा वित्त आयोग शुरू होगा। अब तक हमने क्या कर लिया है? अब तक हमने निर्वाचन आयोग पूरा कर लिया है और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पूरी कर ली है। तो अब हमारा क्या टारगेट है? अब हमारा टारगेट ये है कि हम वित्त आयोग पढ़ेंगे, फिर हम आरपीएससी पढ़ेंगे और फिर हम जो सांविधिक संस्थाएं हैं जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन है, सूचना आयोग है और मानवाधिकार आयोग है, वो पढ़ेंगे। तो ये सारे आयोग पूरा हो जाने के बाद हम दूसरा पॉलिटिकल राजस्थान का टॉपिक उठाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको स्पीड तो क्या, अब जितनी क्लासेस में पॉलिटी कंप्लीट हो सकती है वो आरएस के एग्जाम से पहले पहले, एपी के एग्जाम डेट के अनाउंस होने से पहले पहले अच्छे से करा दी जाए, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जिस दिन मैं पॉलिटी का क्लास ऑफ करूं उस दिन आप भी मेरे साथ पॉलिटी का क्लास ऑफ करें। यानी कि अगर मैंने ढंग से सारी चीज़ डिलीवर करी है तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके दिमाग में सारी चीज़ स्टोर हो। उस दिन आपको ये खुशी हो कि आपने एक छोटी 1 TB की पॉलिटी की हार्ड डिस्क अपने दिमाग में क्या कर ली है, स्टोर कर ली है। तो आइए पढ़ते हैं अपन मस्त से आज अपना वित्त आयोग। और पिछले निर्वाचन आयोग में अगर कोई तकलीफ है तो कमेंट में लिख देना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो, हाँ, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें वित्त आयोग पढ़ना है। आज हमें सारी पैसे की बात पढ़नी है। किसकी बात पढ़नी है? पैसे की बात करनी है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? राज्य वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है? राज्य वित्त आयोग है। तो फिर से हमें कौन से संविधान संशोधन को देखना होगा? फिर से हमें अपने 73वें संविधान संशोधन 1992 के पास जाना होगा। यानी कि यहाँ पे भी एक बात आपको क्लियर है कि पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग है वो भी मूल संविधान में नहीं था, उसको भी संविधान संशोधन से क्या किया गया है? ऐड किया गया है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला हमें ये याद रखना है कि जो वित्त आयोग है वो भी मूल संविधान में नहीं था। वो भी किस में नहीं था? मूल संविधान में नहीं था। उसको भी हमने क्या किया? बाद में ऐड किया। तो कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया? 73वें संविधान संशोधन 1992 से। हमने पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए, किसकी वित्तीय स्थिति के लिए? पंचायतों की वित्तीय स्थिति हेतु। देखो मैंने शब्द क्या इस्तेमाल करा है, मैंने वित्त आयोग नहीं लिखा है, मैंने लिखा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति हेतु। किसकी वित्तीय स्थिति हेतु? पंचायतों की वित्तीय स्थिति हेतु। पंचायतों की वित्तीय स्थिति हेतु हमने क्या बनाया? 243 आई फॉर इनकम, या हिंदी में इसको लिखते हैं 243 झ। क्या लिखते हैं हिंदी में इसको? 243 झ बनाया गया। और वैसे भी देखो, इनकम से आप वित्त आयोग को याद कर सकते हो। और ये जो 243 आय है ये किसकी वित्तीय स्थिति के लिए है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए है। और कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 73rd 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं अपन आगे की ओर कि भाई नगर पालिकाओं के लिए क्या किया गया। तो उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के लिए, किसकी? नगर निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए। किसकी वित्तीय स्थिति के लिए? नगर निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए। देखो फिर से अगेन शब्दों पे गौर करो। आप शब्दों पे क्या गौर करो कि मैंने वित्त आयोग नहीं लिखा है, मैंने अभी भी क्या लिखा है? वित्तीय स्थिति लिखा है। क्या लिखा है? वित्तीय स्थिति। तो नगर निकायों की जो वित्तीय स्थिति है ना, उसके लिए हमने क्या कौन सा आर्टिकल चुना है? 243 म से मनी होता है ना, तो देखो हिंदी में आराम से याद हो जाएगा म। और वैसे क्या है इंग्लिश के अंदर इसको क्या कहते हैं? 243 वाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 243 वाई। तो पहले दो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक्स हैं, एमसीक्यू, वो ये है कि आप भला ये बताइए कि 73वें संविधान संशोधन से, और ये आपका हुआ है, ये वाला नगर निकायों वाला है 74वां संविधान संशोधन 1993 से। तो अगर पहला क्वेश्चन गौर से सुने और फिर आंसर दे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति को के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए कौन सा अनुच्छेद है आपके पास? तो आपके पास सिंपल 243 आई है। कौन सा है? 243 आई या 243 झ है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए 74वें संविधान संशोधन 1993 में
नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए कौन सा है, तो 243 म या 243 वाई है। हिंदी में इसको याद करना इसलिए आसान है क्योंकि आप फ्रेज बना सकते हो म फॉर मनी, ठीक है। यहाँ इस पहले पेज में आपको कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ूं, चलो। हाँ, अब देखते हैं अपने वित्त आयोग की ओर बढ़ते हैं कि वित्त आयोग के गठन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। उससे पहले आप नोट डाउन करेंगे। आप क्या नोट डाउन करेंगे, आप लिखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर आप लिखेंगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति। क्या लिखेंगे, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों की वित्तीय स्थिति। ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों का पैसा छोड़ो, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों का पैसा याद रखो। क्या याद रखो, पंचायतों का पैसा। भारी भरकम शब्दों से सिर्फ दिमाग में भार बढ़ता है और कुछ नहीं। तो हम याद रखेंगे कि पंचायतों का पैसा, पंचायतों का पैसा कहाँ पड़ा है आपका, 243 झ में पड़ा है। कहाँ पड़ा है, 243 झ या फिर 243 आई में पड़ा है, ठीक है। दूसरा आपको ये समझना है, जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में आपको क्या याद रखना जरूरी है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि 243 कि नगर निकायों का पैसा, किसका पैसा, नगर निकायों का पैसा, नगर निकायों का पैसा आपका कहाँ पड़ा है, 243 म, या आप क्या लिख सकते हैं उसको, 243 वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वाई। अगेन हमने अभी तक किसकी बात नहीं की है, हमने अभी तक भी किसकी बात नहीं की है, वित्त आयोग के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, वित्त आयोग के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। आपको नोट्स में भी इसको पैसा ही लिखना है। देखो, वित्तीय शब्द मुश्किल है, दिमाग में जल्दी से आता नहीं है। पैसा शब्द का इस्तेमाल आप रोज करते हो तो ये आपके लिए क्या होगा, आसान रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन। अब वो कैसे होगा उसको समझते हैं। यानी कि हमें एक बात कंफर्म हो गई है कि अगर वित्त आयोग बनेगा तो पहला आर्टिकल कौन सा ही आएगा, 243 आई ही आएगा। लेकिन वो कहाँ क्लियरली जाकर लिखेंगे कि वित्त आयोग बनाना है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 243 आई का सब सेक्शन फर्स्ट कहता है, क्या कहता है, गौर से देखो कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को देखेगा। सिंपल क्या लिखा हुआ है कि 243 आई में फर्स्ट में लिखा हुआ है, 243 आई फर्स्ट आपको एक बात कहता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि 243 आई में एक बात है, और वो एक बात क्या है कि कान खोल के सुन लो। ये एक बात आपको कह कौन रहा है, ये एक बात आपको राज्यपाल कह रहे हैं। और राज्यपाल आपको क्या कह रहे हैं, आपको राज्यपाल सिंपल बात कह रहे हैं। क्या सिंपल बात कह रहे हैं राज्यपाल, तो वो राज्यपाल आपको कह रहे हैं कि देखो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, तो यहाँ लिख लो 5 वर्ष जब खत्म हो, 5 वर्ष जब क्या हो, खत्म हो, तब आपको क्या बनाना होगा, वित्त आयोग बनाना होगा। क्या बनाना होगा, वित्त आयोग। किसके लिए बनाना होगा, किसके पैसे को देखने के लिए बनाना होगा, पंचायतों के पैसों के लिए आपको बनाना होगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है कि ये आपकी पंचायत है, ये आपकी क्या है, पंचायत, और ये पंचायत के पास कमाया हुआ पैसा है, गुल्लक है ये, इसमें खूब सारा पैसा पड़ा है। इस पैसे को कौन देखेगा, इस पैसे को कौन देखेगा, इस पैसे को कौन देखेगा, आपका 243 आई के तहत, 243 आई के तहत वित्त आयोग देखेगा। कौन देखेगा, वित्त आयोग, राज्यों का वित्त आयोग देखेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज आपको समझ में आई, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। देखो मैं दूर हो गई हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। हाँ, अब हमारे पास वित्त आयोग से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हमें सारी की सारी देखनी है। पहली बात पढ़ते हैं, 243 आई क, ये क्या लिखा हुआ है, 243 आई, और उसमें भी पहली पॉइंट क्या लिख रखा है, क लिख रखा है।
अब वो कहते हैं कि ये पैसा कैसे आएगा और इस पैसे का क्या करना है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है ना। देखो ये रहा पंचायती राज का गुल्लक, इस गुल्लक में पैसा आ कहाँ से रहा है और इस पैसे का करना क्या है, इन सब के बारे में हमें क्या करनी है, बातें करनी है। ठीक है, तो वो सिंपल क्या कह रहे हैं, सिंपल एक चीज समझो। अब आप दिमाग लगाओ, आपको सिर्फ कॉमन सेंस में जोड़ना है, सोचना होगा कि सरकारों को पैसा कैसे मिलता है। पहला, आप जो भी कमाते हो उसमें से टैक्स देते हो। दूसरा, सरकार कहाँ से पैसा कमा सकती है, ड्यूटी से, ड्यूटी लगा देती है कुछ चीज़ों पर, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटीज लगती है। टोल से पैसा कमाते हैं, फीस से पैसा कमाते हैं, है ना। वित्त आयोग राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स, ये शब्द याद रखने हैं, टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस। ठीक है, तो अब वो यही कह रहे हैं कि भाई आपकी जो पंचायत है उसके गुल्लक में पैसा जाएगा, उसके गुल्लक में पैसा राज्य सरकार कहाँ से डालेगी, कैसे डिवाइडेशन करेगी मनी का। तो वो उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पैसा आता कहाँ से है राज्य सरकार को। अब समझो राज्य सरकार के पास पैसा आता कैसे है। राज्य सरकार के पास पैसा आता कैसे, अब हम क्या करते हैं कि राज्य सरकार का बड़ा सा गुल्लक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बड़ा सा गुल्लक। आता कहां से, अब देखो ये राज्य सरकार का बड़ा सारा गुल्लक है एक, ये ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन डालने वाला सिस्टम है, आप यहाँ पे कॉइन डाल सकते हो। अब आपको ढूंढना है कि ये इतना सारा जो पैसा इन्होंने इकट्ठा करा है, इतनी जो कॉइन्स इन्होंने इकट्ठे करे हैं, ये सारे के सारे कॉइन्स आए कहाँ से है, किसने ये अंदर डाले हैं। तो उसने कहा 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है कि देखो ये एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति टीचर है, एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, व्यापारी है, एक व्यक्ति क्या है, व्यापारी है। अब ये सब लोगों पर सरकार ने क्या लगा दिया, टैक्स। इनकी इनकम पर क्या लगा दिया सरकार ने, टैक्स लगा दिया। ठीक है, इनकी इनकम पर क्या लगाया सरकार ने, टैक्स लगाया। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई वस्तु है या क्या है, कोई चीज है, सेल्समैन है कोई, और वो सेल्समैन कोई चीज बेच रहा है, तो उस पर उन्होंने क्या लगा रखा है, जीएसटी टैक्स लगा रखा है। क्या लगा रखा है, जीएसटी टैक्स। तो पहली चीज हमें क्या क्लियर हुई कि सरकार के इस गुल्लक में पैसे भरने का पहला सोर्स क्या है, पहला सोर्स है आपका टैक्स। पहला सोर्स क्या है आपका, टैक्स। चाहे वो किसी की इनकम पर लगाए या वो किसी वस्तु के बिकने पर लगे, उन दोनों केसेस में क्या होगा, टैक्स लगेगा। और ये टैक्स कहाँ जाकर जमा हो जाएगा, इस गुल्लक में। तो पहली चीज समझ में आई कि पहली बात किसकी करेंगे हम, टैक्स की करेंगे। अगर टैक्स समझ में आया है तो फिर आगे की समझते हैं। टैक्स के बाद लिखा हुआ है ड्यूटी। क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी। ड्यूटी को हिंदी में बोलते हैं शुल्क। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने एक जमीन खरीदी। क्या खरीदी, जमीन। अब जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है, जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस व्यक्ति को एक पेपर खरीदना पड़ेगा। एक पेपर खरीदा और उस पेपर की उसने क्या चुकाई, ड्यूटी या शुल्क चुकाया। तो ये जो ड्यूटी और शुल्क का पैसा है, ये भी किसके बैग में जाएगा, किसके गुल्लक में जाएगा, राज्य सरकार के गुल्लक में डाल दिया। तो देखो आपने पहला पैसा कौन सा डाला, टैक्स का डाला। दूसरा पैसा किसका डाला, ड्यूटी का डाला। तो 2 चीज समझ में आई। अब अगली चीज समझते हैं, टोल। अब देखो ये एक व्यक्ति है, इसके पास अपना गाड़ी है, ठीक है, इसके पास क्या है, अपना गाड़ी है। और ये मस्त स्टेट हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर क्या चला रहा है, कार चला रहा है। अब ये एक से दूसरे जगह जा रहा है और बीच में क्या है, टोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टोल नाका। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब जाएगा या एक जगह से दूसरे जगह की सीमा को क्रॉस करेगा, उस वक्त इससे क्या लिया जाएगा, उस वक्त इससे टोल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, इससे टोल। ये टोल भी कहाँ जाएगा, ये टोल भी आपका कहाँ जाएगा, सरकार के गुल्लक में गया, डाल दिया आपने।
अब टैक्स समझ में आया, ड्यूटी समझ में आई, टोल समझ में आया, अब समझते हैं फीस को। फीस तो बहुत आसान है। देखो आपने फॉर्म भरा, आपने क्या भरा, फॉर्म भरा, किसका भरा, 3rd ग्रेड का भरा, 2nd ग्रेड का भरा, 1st ग्रेड का भरा, इन सब की क्या थी, एक फीस। और ये फीस कलेक्ट करके किसके पास जाएगी, सारी की सारी, ये फीस भी सारी कलेक्ट होकर कहाँ गई, आपकी इस सरकार के गुल्लक में गई। मतलब सरकार ने पैसा इकट्ठा कर लिया। सरकार ने कौन से 4 तरीकों से पैसा इकट्ठा करा, मेरे साथ दोहराइए, टैक्स से, ड्यूटी से, टोल से और फीस से। फिर से सुने, टैक्स से, ड्यूटी से, टोल से और फीस से। अब सरकार को क्या करना है, सबसे छोटे लोकतंत्र को चलाना है। देखो सबसे, किसी भी चीज को चलाने के लिए क्या जरूरी होता है, हर किसी चीज को चलाने के लिए लक्ष्मी मैया की आवश्यकता रहती है, पैसे की आवश्यकता रहती है। तो सरकार ने कहा कि जब सबसे छोटा लोकतंत्र चलाना है तो उसको क्या देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा आप किससे दोगे, ये पैसा वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो भी कमाई करेगी, किस किस से, टैक्स से करेगी, ड्यूटी से करेगी, टोल से करेगी और फीस से करेगी, वही क्या करेगा, राज्य किसके साथ बांट लेगा, किसके साथ बांटेगा राज्य, ये पंचायतों के गुल्लक के साथ बांट देगा। किसके साथ बांट देगा, पंचायतों के गुल्लक के साथ बांट देगा और कुछ पैसा इसको देना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से क्या कर सके, चल सके। तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 2 गुल्लक बनाए, एक बड़ा गुल्लक बनाया जो राज्य सरकार का है, उसी गुल्लक में जो राज्य सरकार का गुल्लक है, उस गुल्लक के अंदर आपने पैसा कहाँ कहाँ से लाके डाला, आपने टैक्स से डाला, ड्यूटी से डाला, टोल से डाला, फीस से डाला, और उस पैसे का जो इकट्ठा हुआ उसका बंटवारा आपने किसके साथ किया, पंचायत के साथ किया। समझ आई बात। ये बंटवारा कैसा होगा, कितना होगा, ये सब तय करने के लिए आपके पास कौन होगा, राज्य वित्त आयोग होगा। कौन होगा आपके पास, राज्य वित्त आयोग होगा। कौन होगा आपके पास, राज्य वित्त आयोग होगा। तो क्लियर, देखो यही लिखा हुआ है, वित्त आयोग राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस को राज्य और पंचायत के बीच क्या करेगा, बांटेगा। क्लियर। इसके अतिरिक्त अब आगे की बात सुनते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी को पंचायत के विभिन्न स्तरों के हिस्से के अनुसार भी वितरित करेगा। 2 बातें हैं। पहली बात कि बांट लो बराबर, दोनों भाई भाई तो हो आप, राज्य और पंचायत आपस में बांट लो, लेकिन कमाया किसने है, राज्य ने कमाया है। कैसे कमाया है, मेरे साथ बोलें आप भी, टैक्स से कमाया है, ड्यूटी से कमाया है, फीस, टोल से कमाया है और फीस से कमाया है। और किसके बीच बट गया है, राज्य और पंचायत के बीच बट गया है। ये बांटने के लिए कौन बैठा है, राज्य वित्त आयोग बैठा है। ठीक है। अब वित्त आयोग कह रहा है कि अगर इसके अतिरिक्त अगर हमें पंचायतों के विभिन्न स्तर तक, है ना, पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर है, तहसील स्तर है, तो पंचायतों के किसी भी स्तर पर अगर और भी पैसे की आवश्यकता है तो हम बैठे हैं, हम देंगे आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ में आया कि कैसे एक गुल्लक से पैसा निकाल के दूसरे गुल्लक में डालना है ताकि पंचायती राज अपने सारे काम कर सके। ठीक है। और ये सब काम करने के लिए उनके पास एक बैंक है, एक संस्था है, वो कौन है, वित्त आयोग है। कौन है वो, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करेगा, राज्य सरकार के जेब में से पैसे निकालेगा और आपके जेब में, पंचायतों के जेब में डाल देगा। ठीक वैसे ही जैसे कि जब बच्चों को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो माँ वित्त आयोग का काम करती है, वो डैडी के जेब में हाथ डाल के पैसे निकालती है और किसको दे देती है, बच्चों को दे देती है। तो वित्त आयोग इस केस में खुद के पास कुछ नहीं रख रहा है, बस वो 2 लोगों के बीच में मीडिएटर है। किसको लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर। तो अब जब कभी भी आपकी माँ आपको आपकी किसी आवश्यकता के लिए पैसे दे तो आप बोल देना, मम्मी आप तो 243 आई के तहत क्या हो, हमारे वित्त आयोग हो। जब आप ऐसा बोलोगे तो उनको तो समझ नहीं आएगा, पर आपको हर वक्त याद रहेगा कि वित्त आयोग क्या काम करता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसी में आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखो, आगे ये लिखा है कि पंचायतों द्वारा निश्चित किए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस इत्यादि की चेकिंग भी करेगा। हाँ, फिर वो हमेशा ध्यान भी रखेगा कि पंचायतों ने जो निश्चित किया है ना, टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस, उसको वो हर वक्त देखता रहेगा कि ये भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा तो एक्सपेंडिचर नहीं कर दिया है। ये भी बात याद रखनी है। फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाएगी, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को कितना सिद्धांत अनुसार अनुदान देना चाहिए, ये बताएगा। अब देखो, पंचायतों के खर्चे बहुत है,
और होंगे भी पंचायतों के खर्चे। क्यों होंगे? क्योंकि वो सबसे छोटे स्तर का लोकतंत्र है और उस समय आप ये देखो कि किस वक्त किस वक्त कौन सी आपदा आ जाए या कौन सा ऐसा काम आ जाए जिसके लिए आपको तत्काल पैसे की आवश्यकता हो। तो ऐसी कंडीशन में वित्त आयोग ने ये व्यवस्था करी कि जब कभी भी हमें लगेगा सिद्धांत के अनुसार कि पंचायत को पैसे की जरूरत है तो हम अपने संचित निधि में से कुछ अनुदान यानी कि सब्सिडी, कुछ पैसा हम निकालेंगे और सिद्धांत अनुसार, ऐसे नहीं सारे दे दें, सिद्धांत अनुसार हम थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा किसको दे देंगे? पंचायती राज संस्थाओं को दे देंगे। तो अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्या वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य संचित निधि में से कुछ अनुदान पंचायतों को दिया जा सकता है, तो हाँ, दिया जा सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ूं? चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो मैं किनारे हूं। हाँ, अब ये पढ़ने से पहले हम अपना पिछला काम पूरा करते हैं। अब मैंने एक तरफ बनाया है राज्य और दूसरी तरफ मैंने बनाया है आपके लिए पंचायत, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैं किसको लिख दे रही हूँ? आपके राज्य वित्त आयोग को लिख दे रही हूँ। किसको लिख दे रही हूँ? राज्य वित्त आयोग को, राज्य वित्त आयोग को। अब देखो क्या होता है। हाँ, अब राज्य के पास ये बड़ा सारा गुल्लक है, इस बड़े सारे गुल्लक में पैसा जमा है। क्या जमा है? पैसा जमा है। ये पैसा राज्य ने कहाँ कहाँ से कमाया है? ये पैसा राज्य ने कहाँ कहाँ से कमाया है? तो बहुत आसान है। ये पैसा राज्य ने किस किस से कमाया है, जरा आप भी टाइप करें। ये पैसा कमाया है टैक्स से, ये पैसा कमाया गया है ड्यूटी से, ये पैसा कमाया गया है टैक्स से, ड्यूटी से, टोल से और फीस से। अब किसकी बारी लगेगी? राज्य वित्त आयोग का काम लगेगा। और राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 243I फर्स्ट में है। अब वित्त आयोग क्या करेगा? ये सब ने पैसा डाला अंदर, ड्यूटी ने भी डाला, टोल ने भी डाला, फीस ने भी डाला और ठसाठस ये गुल्लक क्या कर दिया है? पूरा का पूरा भर दिया है। अब राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? यहाँ से पैसा लेगा, यहाँ से पैसा क्या कर लेगा? वो ले लेगा और जाकर उस पैसे को कहाँ डाल देगा? बांट देगा। उस पैसे को क्या कर देगा? बांट देगा। किसके बीच में बांट देगा? स्टेट और पंचायतों के बीच। तो हम अपने पंचायतों का प्यारा सा गुल्लक बना लेते हैं। तो ये हमारे पंचायतों का गुल्लक है छोटा, इसमें क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। क्या कर दिया है? ट्रांसफर। अब आगे की बात, अगली बात समझते हैं। अब आप देख लो, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये आपके डैडी हैं, ये आपके डैडी हैं, इनकी जेब में खूब सारे पैसे हैं। क्या है? इनकी जेब में खूब सारे पैसे हैं। और ये हैं आपको कोई बुक खरीदनी है। क्या खरीदनी है? कोई बुक खरीदनी है। आपको किसकी आवश्यकता है? पैसे की। अब वित्त आयोग कौन बनेगा आपका? वित्त आयोग बनेगी आपकी माँ। वित्त आयोग कौन बनेगी? हमारी माँ बनेगी, ठीक है। तो माँ क्या करती हैं? माँ डैडी की जेब से पैसे लेंगी और किसकी जेब में डाल देगी? आपकी जेब में डाल देगी। और जब जब माँ ये काम करेगी तब तब आप माँ को क्या कहोगे कि वाह मम्मी, आप तो क्या बन गए हो? वित्त आयोग बन गए हो 243I सबसेक्शन फर्स्ट के समय। और इस बार आप अप्लाई करके देख लेना, भले ही आपकी माँ को ना समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब अगली चीज समझो, ये पंचायत पता है क्या है? इसको और भी पैसा चाहिए, है ना। और भी क्या चाहिए? इसको पैसा चाहिए। तो वो जो और भी इसको पैसा चाहिए ना, तो इसने एक ट्रिक और अपनाई। इसने वित्त आयोग को फोन किया। क्या किया? वित्त आयोग को फोन किया। और वित्त आयोग को फोन करके क्या बोला कि प्लीज वित्त आयोग, प्लीज तुम क्या करो, मुझे थोड़ा और पैसा का व्यवस्था करके दो, मेरे अभी थोड़ा जरूरत है गांव में तहसील स्थल पर। तो वित्त आयोग ने कहा ओके। वित्त आयोग ने क्या कहा? ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहाँ से, इस साल मैं तुम्हें क्या चलो मैं दे देता हूँ तुम्हें, क्या दिलवा देता हूँ? अनुदान दिलवा देता हूँ। क्या दिलवा देता हूँ? अनुदान। ये गया तुम्हारे पास अनुदान। लेकिन ये अनुदान कैसा होगा और कहाँ से आएगा? ये अनुदान होगा सिद्धांतों के अनुसार। ऐसा नहीं कि तुम हर बार मुझसे मांग लो। और आएगा कहाँ से? ये राज्य की संचित निधि से आएगा। कहाँ से आएगा? राज्य की संचित निधि से। कहाँ से आएगा? राज्य की संचित निधि से आएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा।
ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतना हमने पुराना पढ़ा था, मतलब पिछला स्लाइड में पढ़ा था, जिसका ये रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। देखो पिक्चर के फॉर्मेट में जब भी चीजें समझते हैं तो याद रहती है, खोल खोल कर पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, समझ में भी आ जाता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन गलत नहीं होते। अब देखते हैं अगला, अनुच्छेद 243 आई ख। अब देखो पंचायत जो है ना वो बिल्कुल बच्चे की तरह है, ठीक है, एक छोटे बच्चे की तरह है जिसके एक्सपेंडिचर बहुत है, खर्चे बहुत है, भयंकर ही खर्चे हैं। तो अब इतने खर्चे हैं और सारे के सारे किसको मेंटेन करने हैं? राज्य सरकार को। जैसे कि आप देखते हो एक उम्र तक बच्चों के सारे खर्चे कौन मेंटेन करता है? मम्मी और पापा मेंटेन करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही कि पंचायत जो है वो सरकारों का एकदम मस्त बच्चा है, बिगड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, पर ऐसा बच्चा है जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा है ना। होते हैं भाई, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कुछ को खर्चा करने की आदत होती है, कुछ को खर्चा करने की आदत नहीं होती है। पर ये कतई मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा खर्च कर रहा है या जिसकी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं वो बिगड़ैल हो सकता है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा बच्चा जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वित्त आयोग है, ठीक है। तो पंचायत ऐसा ही बच्चा है। तो अब देखो 243 आए। अब माँ को एक दिन गुस्सा आ गया, माँ ने कहा यार जब देखो तब तुमको तो पैसा ही पैसा चाहिए, मुझे दिखाओ तुम्हारे बिल सारे के सारे, देखने हैं मुझे तुम्हें सारे के सारे बिल, देखो तो सही तुम्हारी वित्तीय स्थिति कैसी है। अब कभी ना कभी तो वित्त आयोग को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ना। वित्त आयोग कहेगा कि यार तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए, बताओ मुझे अब तक कितने पैसे तुमने क्या करे, खर्च करे। जब आपके ये क्वेश्चन मार्क लग जाए ना कि कितने पैसे आप खर्च कर रहे हो, कितने पैसे आप खर्च कर रहे हो, दिखाओ हमको, खर्च कर रहे हो दिखाओ हमको, तब आपको किसकी याद आएगी? 243 आय की ख की याद आएगी। इसमें ये क्या कहते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या देना पड़ेगा? सुझाव देना होगा। अब आपकी माँ कहेगी कि पॉकेट मनी फिक्स करती हूँ तुम्हारी, या फिर तुम अपने जो अदर एक्सपेंसेस हैं पढ़ाई के अलावा वो क्या करो, तुम कम करो। तो यही है। तो 243 आई क्या कहता है कि अगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारना है तो सुझाव देने का काम भी कौन करेगा? आपका राज्य वित्त आयोग करेगा। जैसे कि आप समझो कि आप एक दिन किताब के लिए पैसे मांगे, फिर दूसरी बार आपने कहा मम्मी प्लीज़ मेरे ना फ्रेंड का बर्थडे है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मुझे गिफ्ट देना ही पड़ेगा, तो फिर आपने सब्सिडी मांग ली मम्मी से। अब तीसरी बार जब आप पैसे मांगने गए तो मम्मी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि बिल्स दिखा दे पहले, फिर अपन बात करेंगे। वही बात है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सुझाव कौन देगा? राज्य वित्त आयोग देगा। तो पहले 3 क्वेश्चन गौर से सुने और उसके आंसर दे। पहला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग क्या पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देगा, यस या नो? दूसरा क्वेश्चन, क्या राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायतों के बीच में टैक्स, टोल, फीस और ड्यूटी का बंटवारा करता है, यस या नो? फिर आपको ये भी बताना होगा कि क्या पंचायतों को राज्य की संचित निधि से सब्सिडी या अनुदान देने की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है, यस या नो? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं? हाँ, अब फिर से दोहराते हैं, फिर से मुझे आंसर बताइए। पहली चीज बताइए मुझे, पहली चीज कि आपको पंचायतों के लिए अनुदान चाहिए। क्या चाहिए आपको पंचायतों के लिए? अनुदान। तो ये अनुदान आपको कहाँ से मिलेगा? ये अनुदान आपको कहाँ से मिलेगा सारा का सारा? तो ये अनुदान आपको कहाँ से मिलेगा और कौन देगा? और कौन देगा? ये जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, वहाँ आपको क्या करना होगा? टाइप करना होगा। पहला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव कौन देगा? सुझाव कौन देगा? ये भी आपको क्या करना है, अभी मुझे आंसर देना है, ठीक है। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। पंचायतों के लिए अनुदान कहाँ से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा?
राज्य की संचित निधि से, है ना, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। ठीक है, फिर देखो पंचायतों को मिलेगा और कौन दिलवाएगा, तो कौन दिलवाएगा, राज्य वित्त आयोग। कौन दिलवाएगा, राज्य वित्त आयोग। फिर देखो पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव कौन देगा, तो कौन देगा वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव, तो राज्य वित्त आयोग देगा। कौन देगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाऊं कॉन्फिडेंस के साथ, क्या आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे। 243 आय ग, 243 आय ग क्या कहता है, बहुत सिंपल, राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को पंचायतों के अच्छे वित्त हेतु सिफारिश या अन्य मामलों को लेकर भी। अब एक तीसरा व्यक्ति और बीच में आ गया है, और वो कौन है, हमारे प्यारे से राज्यपाल। कई बार राज्यपाल अपने आप से, खुद से, राज्यपाल खुद से किसको कहेंगे, किसको जाकर कहेंगे, वित्त आयोग को कहेंगे, राज्य वित्त आयोग को कहेंगे। किसको कहेंगे, राज्य वित्त आयोग को। और क्या कहेंगे राज्य वित्त आयोग को, ये देखो क्या कहेंगे राज्य वित्त आयोग को, कि प्लीज तुम क्या ध्यान रखा करो, पंचायतों की किसी भी गड़बड़ी को, वित्त से संबंधित पंचायतों की अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए बताओ, अच्छी वित्त की, ओहो, पंचायतों की अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए बताओ, पंचायतों की अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए कुछ बता दो, कुछ क्या कर दो, हमें बता दो बस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आर्टिकल्स पर जोर नहीं दिया है, बस आपको अंदर अंदर की बात समझकर पैक करनी है दिमाग में। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि कई बार जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनको कई बार बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फ़ोन आते हैं कि साहब आप ये स्कीम ले लीजिए, आप म्यूचुअल फंड की स्कीम ले लीजिए, इससे आपका ये सिक्योरिटी है, इससे आपका ये सिक्योरिटी है। तो बिल्कुल राज्यपाल को आप एक एजेंट मान लीजिए, जो किसको फ़ोन लगा रहा है, वो फ़ोन लगा रहा है आपके वित्त आयोग को, और वित्त आयोग को कह रहा है कि यार मैंने देखा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ तुम क्या करो, ढंग से काम करो। अब राज्यपाल ये बात वित्त आयोग को क्यों कह रहा है, क्योंकि वित्त आयोग को बनाने में किसका हाथ है, राज्यपाल का हाथ है। तो राज्यपाल ऑब्वियसली उनको कह सकता है कि यार जाके देखो ना, मेरे वित्त आयोग मेरे जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है वो और अच्छी हो सके। तो सिंपल। तो अब क्वेश्चन गौर से सुनो और अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करो। पहला क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको भी आंसर देना है, कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर बैठे व्यक्ति राज्य वित्त आयोग को यह कह सकते हैं कि पंचायतों की अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए आप कुछ ना कुछ काम करें। तो उस समय ऑप्शन में अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो तो आप किसको चुनेंगे, राज्यपाल को। तो जिसने भी अभी आंसर राज्यपाल दिया है उसका क्या है, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पंचायतों के लिए जितने भी अनुदान जारी होंगे वो सिद्धांत के अनुसार राज्य की कौन सी निधि में से आएंगे, आकस्मिक निधि में से या संचित निधि में से। तो जिसने भी अभी वीडियो देखकर संचित निधि आंसर दिया है उसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ूं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगला देखो 243 I2 क्या कहता है हमसे, तो वो कहता है कि राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग की संरचना, उनकी योग्यता, सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि किसके अनुसार होगी, राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार होगी। इंपॉर्टेंट। अब हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम क्या बाहर निकालते हैं कि ये हमारा जो राज्य वित्त आयोग है, ये जो हमारा क्या है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। अब पहला, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी। दूसरा, इसमें बैठने वाले लोगों की योग्यता क्या होगी। तीसरा, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। तीसरा क्या होगा कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे करेंगे आप। ये सब चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें आप कहाँ से तय कराएंगे, आप राज्य विधानमंडल की विधि से तय कराएंगे। किससे तय कराएंगे, राज्य विधानमंडल की विधि से तय करा लेना। ठीक है,
इससे तय करा लेना, राज्य विधानमंडल की विधि से। तो अगला क्वेश्चन समझ में आया कि जो यहाँ पे राज्यपाल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल की जो भी विधि है वही तय करेगी कि वित्त आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वित्त आयोग में अगर कोई सदस्य है तो उनकी नियुक्ति कैसे करनी है और सदस्यों की योग्यता कैसी होगी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। तो एक बार फिर से बताओ कि निम्नलिखित क्वेश्चन सुनो और फिर क्या करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो अभी मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य वित्त आयोग के संरचना, योग्यता और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए जाएंगे। पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन राज्य विधानमंडल के विधि के द्वारा, चौथा ऑप्शन नन। ठीक है, तो सही आंसर वो होगा जिसने ये लिखा है कि राज्य विधानमंडल की विधि अनुसार ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, तय होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। आगे बढ़ूं, चलो अगला देखो 243I सबसेक्शन 3। 243I सबसेक्शन 3 क्या कहता है? फिर से वही बात है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर, क्या बनाकर, विधि बनाकर राज्य वित्त आयोग को क्या सौंपी जाएगी, कार्य और शक्तियां सौंपी जाएगी। सिंपल। अब हम फिर से देखते हैं। अब मुझे बताओ कि ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, ये आपका वित्त आयोग है, ये आपका क्या है, राज्य वित्त आयोग। क्या है आपका राज्य वित्त आयोग। अब आपको इसकी संरचना, दूसरा इसके सदस्यों की नियुक्ति, इसके सदस्यों की नियुक्ति, तीसरा योग्यता, ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है, तय करनी है। क्या करनी है आपको, तय करनी है। तो आप किससे तय कराओगे, आप किससे तय कराओगे, राज्य विधानमंडल से। किससे तय कराओगे, राज्य विधानमंडल से। पहला क्वेश्चन क्लियर। राज्य विधानमंडल में भी किससे, उसकी विधि से करा लेना। किससे करा लेना, उसकी विधि। अब राज्य वित्त आयोग के पास क्या होनी चाहिए, काम करने की, काम करने की शक्ति, पहली बात ये। और दूसरा काम भी तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, काम। तो ये भी आप किससे तय कराओगे, ये भी आप किससे तय कराओगे, इसी विधि से क्या करा लोगे, आप तय करा लोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व, समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन पूछ ले, आप तो सही करेंगे उसको। चले आगे अपन, चलो। हाँ, अब देखो अनुच्छेद 243I4, मैं फिर से कह रही हूँ वित्त आयोग में आपको ज्यादा क्या नहीं याद रखने, अनुच्छेद नहीं याद रखने। वित्त आयोग में आपको अंदर की चीज क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो, राज्यपाल आयोग की प्रत्येक सिफारिश उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के सामने रखाएगा। यानी कि राज्य विधानमंडल को ये बताना होगा, राज्यपाल को बताना होगा कि वित्त आयोग ने क्या किया है। अब ये हम कई बार भूल जाते हैं, तो हमें ग्राफिक से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि ये है आपका वित्त आयोग, ये कौन है आपका, वित्त आयोग। ठीक है, और ये वित्त आयोग आपका कहाँ है, राज्य का है। किसका है ये आपका वित्त आयोग, राज्य का है। इसने एक साल के, इसने जितने भी काम करें, एक साल को एक बार हटा देते हैं, इसने जितने भी काम करे हैं, जितने भी काम करे हैं उन सब की इसने क्या बनाई, एक मोटी सी फाइल बनाई। क्या बनाई, एक मोटी सी फाइल। ये बना दी इसने फाइल, ऊपर लिख दिया इसमें कि ये वित्त आयोग की रिपोर्ट है, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट है, वित्त आयोग की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसको दी गई है, किसको दी गई है ये रिपोर्ट, जिसने इन लोगों को बनाने में मदद की है। तो ये रिपोर्ट दी गई राज्यपाल को। किसको दी गई, राज्यपाल को। राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने इस रिपोर्ट को, राज्यपाल ने इसी रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को, राज्य वित्त आयोग की इसी रिपोर्ट को जाकर कहाँ रख दिया, आपके राज्य विधान मंडल में रख दिया। किस में रख दिया, जाकर राज्य विधान मंडल में रखवा दिया कि देख लो भाई
आराम से देख लो हमने क्या करे हैं, क्या काम करे हैं। तो यही चीज़ किसमें लिखी हुई है आपके 243I सबसेक्शन 4 में लिखी हुई है। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातों को लेकर आपने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा समझ लिया है। तो पहली चीज़ अगर आपसे ये पूछे कि पंचायतों को जो सब्सिडी मिलेगी सिद्धांतों के अनुसार, वो सब्सिडी उनको कौन दिलवाएगा, राज्य की संचित निधि से वित्त आयोग दिलाएगा। अगर राज्य की कमाई में से राज्य और पंचायतों के बीच में बंटवारा होना है तो ये बंटवारा भी कौन करेगा, आपका राज्य वित्त आयोग होगा। अब राज्य की कमाई कहाँ कहाँ से होती है, तो टैक्स से होती है, ड्यूटी से होती है, टोल से होती है और फीस से होती है, वही बटेगी। फिर अगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको अच्छा करने के लिए सुझाव भी कौन देगा, वित्त आयोग देगा। इसके अलावा अगर राज्यपाल को लगता है कि कुछ और भी वित्त आयोग को करना चाहिए उसकी अच्छी स्थिति के लिए, तो राज्यपाल कहेगा वित्त आयोग से कि तुम जाओ यार थोड़ा देखो ना, कब से दिवालिया होते हुए फिर रहे हैं, ठीक बात। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जितना भी राज्य वित्त आयोग का संरचना है, उसका सदस्यों की नियुक्ति है, उसके सदस्यों की योग्यता है, वो सब चीज़ आप किससे तय कराओगे, राज्य विधानमंडल से विधि बनाकर तय कराओगे। फिर वो कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल की विधि से ही आप ये तय करोगे कि वित्त आयोग के पास ताकत क्या होगी और वित्त आयोग क्या काम करेगा। क्लियर। फिर हम लास्ट में पढ़ रहे हैं काम करा है तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये जो रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट किसको देकर आएगा, वित्त आयोग, राज्यपाल को, और राज्यपाल उनकी ये रिपोर्ट कहाँ रखवा देगा, राज्य विधानमंडल में रखवा देगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अब तक आगे बढ़ूं। हाँ, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, नगर निकायों की। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम नगर निकायों की बात कर रहे हैं। तो नगर निकायों के लिए कौन सा आर्टिकल है, 243Y या म। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गौर से देखो। लिखा हुआ ये है कि 243Y में तो ये लिखा हुआ है कि नगरों का पैसा, नगर निकायों का पैसा, क्या लिखा हुआ है, नगर निकायों का पैसा। लेकिन 243Y, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ सही करके, आप उसे कंसीडर कीजिएगा। 243Y फर्स्ट, ये क्या कहता है, या हम ये लिख सकते हैं 243M1, ये क्या कहता है, ये कहता है कि नगरों की वित्त स्थिति के लिए, नगरों की वित्त स्थिति के लिए अनुच्छेद 243I के निर्देशों के अनुरूप, निर्देशों के अनुरूप क्या होगा, वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग होगा। मीन्स क्या हुआ, मतलब जैसा कि पहले अपन किस में पढ़े थे, चुनाव आयोग में पढ़े थे, बिल्कुल वैसी बात कर दी। क्या बात कर दी इन्होंने फिर से वही बात कर दी कि भाई जो 243I फर्स्ट के तहत वित्त आयोग आप बनाओगे, ये वित्त आयोग दोनों के लिए होगा। किस किस के लिए होगा, पंचायतों के लिए भी होगा और नगर निकायों के लिए भी होगा। किसके लिए होगा, नगर निकायों के लिए भी होगा। यही बात यहाँ वो क्या करना चाह रहा है, आपको कहना चाह रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार होगा, तो वो आंसर सिंगल में क्या होगा, 243I होगा। क्या होगा, 243I। अगर सब सेक्शन भी दे रखा हो तब आप किसके साथ जाएंगे, 243I सब सेक्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ूं। हाँ, अब देखो 243Y का फिर से वही बात है जो हम किस में पढ़ के आए हैं, पंचायतों में पढ़ के आए हैं। फिर से हम क्या बनाते हैं, नगर निकायों का गुल्लक बनाते हैं। किसका गुल्लक बना रहे हैं हम, फिर से नगर निकायों का। अब नगर निकायों का गुल्लक बनाया, इसको भी किससे भरना है, पैसे से भरना है। पर पहले ये देखते हैं कि राज्य सरकार ने पैसा कहाँ से कमाया, है ना, हमेशा हम यही देखते हैं। तो राज्य सरकार का ये जो पैसा है ना, अब आप टाइप करोगे, राज्य सरकार के पास ये जो सारा का सारा पैसा इकट्ठा हुआ है,
गुल्लक में। ये कहाँ कहाँ से आया है, ये कहाँ कहाँ से आया है, टैक्स। पहला किससे आया है, टैक्स से आया है। इसके नीचे हलंत लगा दे रही हूँ, ठीक है, टैक्स से आया है। फिर किससे आया है, ड्यूटी से। फिर किससे आया है, ड्यूटी से। फिर किससे आया है, टोल से, फीस और टोल से। किस किस से आया है, टोल से और फीस से। तो टोल से भी गया अंदर और फीस से भी गया अंदर। फीस से भी क्या गया, अंदर गया। अब जो वित्त आयोग होगा, जो शहरों के लिए वित्त आयोग होगा, वो भी क्या काम करेगा, बांटेगा। क्या करेगा, बांटेगा। यहां से पैसा किसको बांटेगा, इसमें डाल देगा। पहली बात यही लिखी गई है, दोनों में कॉमन है, बस एक नाम का डिफरेंस है। नाम का क्या डिफरेंस है, वहां पे आप पंचायत लिखते थे, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, नगर निकाय लिख रहे हो। अब पढ़ते हैं, राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस को राज्य और नगर पालिकाओं के बीच क्या करेगा, बांटेगा। क्लियर। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर वही बात है, इसके अतिरिक्त नगर निकायों के प्रत्येक स्तर के बीच भी वो क्या करेगा, वितरण करेगा। मतलब पैसा बांटने का सारा काम कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा। चाहे वो राज्य से नगर के बीच में बटे, चाहे वो राज्य से पंचायत के बीच में बटे, वो हर वक्त काम कौन करेगा, वित्त आयोग। और इवन अगर पंचायतों के अंदर अंदर भी पैसा देना है तो आपको किसको फोन लगाना पड़ेगा, वित्त आयोग को फोन लगाना पड़ेगा। और नगर के अंदर अंदर भी आपको पैसा बांटना है तो आपको किसको फोन लगाना पड़ेगा, वित्त आयोग का। अब चलते हैं आगे की ओर। फिर देखो, फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये नगर पालिकाओं द्वारा लगाए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस। अब नगर पालिका खुद भी तो अपना गुल्लक भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, जैसे पंचायतों ने किया था। नगर पालिका खुद भी टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस से पैसे कमाती है। उन पैसे को भी दिन रात कौन चेक करता रहेगा, राज्य वित्त आयोग। आप ऐसे समझो कि राज्य वित्त आयोग जो है वो एक प्रकार का सीए है, किसका, पंचायतों का और आपके इसका नगर निकायों का, जो हर वक्त देख रहा है कि पैसा कितना बांटना है, किस किस स्तर पर कितना दे रहा है, और ये जितना कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उसकी वो क्या करते रहेंगे, चेकिंग करते रहेंगे। ठीक है। फिर अगला देखो, राज्य वित्त आयोग बताएगा कि राज्य संचित निधि से, फिर से वही लाइन है, संचित निधि से नगर पालिकाओं को सिद्धांत के अनुसार सहायता अनुदान के लिए कहेगा। अब मान लो नगर पालिकाएं भी रोने लग जाए कि प्लीज यार तुमने पंचायतों को दिया था ना, तो मुझे भी क्या दो, अनुदान दो। तो राज्य वित्त आयोग कहेगा ठीक है, मैंने पंचायतों को भी संचित निधि से सिद्धांत के अनुसार सहायता दिलाई है, सब्सिडी दिलाई है, अनुदान दिलाया है, तुम्हें भी मैं क्या करूंगा, सिद्धांत के अनुसार राज्य की संचित निधि से सब्सिडी क्या करूंगा, दिलवा दूंगा। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, जो छोटे बच्चे लड़ते हैं ना वैसे लड़ लेते हैं कई बार। आगे बढ़े, समझ आया। अगला सेम टू सेम फिर से वही है, 243 ख। ये क्या कह रहा है कि बहुत सिंपल बात कह रहा है कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सुझाव आयोग देगा। अब क्या हो रहा है, चूंकि वो चेक कर रहा है ना कि नगर पालिका ने ढंग से पैसे डाले हैं या नहीं डाले हैं, चूंकि वो ये बात चेक कर रहे हैं कि नगर पालिकाओं ने ढंग से पैसे अपने गुल्लक में अंदर डाले हैं या नहीं डाले हैं, और जब वो ये चेक कर रहे हैं तो उन्हें पता है इनकी जो पैसे की स्थिति है वो एकदम बिगड़ी हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या दे सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं। समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वहाँ वो पंचायतों को दे रहे थे, यहाँ किसको देंगे, वो नगर निकायों को भी देंगे। आगे बढ़े। हाँ, राज्यपाल द्वारा 243 आई ग, ये क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को नगर पालिकाओं के अच्छे वित्त हेतु सिफारिश तथा अन्य बातों को लेकर भी कहेगा। वहां पे भी कह रहा था, अगर राज्यपाल को लगता है कि वित्त आयोग को कुछ ना कुछ जाकर किसको सिफारिश करनी चाहिए, पर नगर निकायों को करनी चाहिए, चाहे वो वित्त से संबंधित हो या किसी दूसरी बातों से संबंधित हो, तो राज्यपाल को कहना पड़ेगा। किसको कहना पड़ेगा, वित्त आयोग को कहना पड़ेगा कि यार जाके समझाओ ना थोड़ा नगर निकायों को, यार बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। या वो ये कहेंगे कि यार जाके समझाओ ना इनको ये इस बात को लेकर। तो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम वही बातें हैं जो पंचायतों में है, बस एक शब्द और अनुच्छेद का क्या है, अंतर है। पंचायतों की जगह नगर निकाय लिख दिया है, 243 आई की जगह 243 वाई लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका वित्त आयोग था जो नगर निकायों के लिए और पंचायतों के लिए, दोनों के लिए था। दोनों के संबंधित चीजें आपको समझाई गई हैं।
और इतना ये अनुच्छेद के अनुसार है। कल जब हम क्लास लेंगे तब हम पिछला रिवीजन करेंगे वित्त आयोग का पूरा, और फिर जो आगे वित्त आयोग में जो आपको अध्यक्ष और याद रखने हैं वो याद रखेंगे। फिर हम एक दिन क्या देंगे, इनका MCQ का टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ना, अब एक वित्त आयोग का पार्ट फर्स्ट आपका पूरा हुआ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी के बैकलॉग्स हो रहे हैं, कोई पीछे छूट गया है, बीच में कोई चीज़ छूटने की वजह से समझ नहीं आ रही है, तो एक दिन लगा के अपने सारे बैकलॉग्स क्या करें, वो लोग पूरे करें और बैकलॉग पूरा करके मेरे बराबर आ जाए, ताकि जिस दिन मैं पॉलिटी ख़त्म करूँ उस दिन आपकी भी पॉलिटी क्या हो जाए, अच्छे से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं कल की क्लास में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।